जरा कल्पना कीजिए, मेले की बहुत भारी भीड़ है और उस भीड़ के बीच एक 4 या 5 साल का दुबला पतला सा बच्चा खड़ा है। हम्म। और उसके हाथ में कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि रसोई में इस्तेमाल होने वाला लोहे का एक साधारण सा चिमटा है। हाँ, बिल्कुल। और उसके सामने उसके अमीर दोस्त खड़े हैं, जिनके हाथों में बहुत ही महंगे और सुंदर मिट्टी के खिलौने हैं। लेकिन लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानता। बिल्कुल नहीं। वो बच्चा अपने तर्कों से, मतलब अपनी बातों से ही ये साबित कर देता है कि उसका वो मामूली सा लोहे का चिमटा किसी बंदूक से ज्यादा खतरनाक है। सही कहा। वो कहता है कि उसका चिमटा पलक झपकते ही एक वकील के कानून को निगल सकता है। क्या बात है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम मुंशी प्रेमचंद की इसी कालजयी रचना, मतलब ईदगाह की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये वही कहानी है ना जो एनसीईआरटी के कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में भी है। हाँ, एकदम सही। हमारे सामने वो कहानी और उसके कई मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषणों के दस्तावेज मौजूद हैं। हम्म। लेकिन देखिए, हमारा मकसद इस जानी मानी कहानी को बस दोबारा सुनाना नहीं है। तो हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटे लड़के और उसके चिमटे की ये कथा दरअसल बाल मनोविज्ञान, गरीबी के क्रूर यथार्थ और मतलब जो सत्ता का खोखलापन है ना, उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है। बाहरी तौर पर देखने में तो ये एक बेहद मासूम और भावुक त्योहार की कथा लगती है। हाँ बिल्कुल, ईद का दिन है। लेकिन जैसे ही हम इसकी परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं ना, हम्म। हमें पता चलता है कि प्रेमचंद ने एक बच्चे के नजरिए का इस्तेमाल करके दरअसल समाज की जो आर्थिक असमानता है और इंसानी दिमाग के संघर्ष करने के जो तरीके हैं, जिन्हें हम मनोविज्ञान में सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं, उनका एक बहुत ही सटीक खाका खींचा है। मतलब ये कहानी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभाव या गरीबी एक बच्चे के दिमाग को किस तरह समय से पहले ही बड़ा कर देती है। बिल्कुल, परिपक्व कर देती है। तो आइए सीधे कहानी के उस मनोवैज्ञानिक पहलू पे ही चलते हैं। हाँ, चलिए। कहानी की शुरुआत में ईद की सुबह का बड़ा ही मनमोहक सा वर्णन है। पूरे गांव में एक अलग ही हलचल मची हुई है। सब मेले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे। जाहिर है उन बच्चों के लिए वे 15 पैसे किसी अरबपति के बैंक बैलेंस से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा, उनके लिए वही कुबेर का धन है। लेकिन फिर हमारा सामना हामिद से होता है, जिसके पास कुल जमा 3 पैसे हैं। हाँ, सिर्फ 3 पैसे। और उसकी जो बूढ़ी दादी है अमीना, वो घर में अन्न का एक दाना भी ना होने के कारण रो रही है। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। लेकिन यहाँ दस्तावेजों में हामिद की एक सोच का जिक्र है जो मुझे थोड़ी उलझन में डालती है। क्या उलझन है? मतलब हामिद को पूरा विश्वास है कि उसके अब्बा जान थैलियां भरकर लाएंगे और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी बड़ी नियामतें लाएंगी। हाँ, उसने ऐसा ही सोच रखा है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या एक अनाथ और बेहद गरीब बच्चे की ये सोच महज एक दुखद नादानी नहीं है? मतलब क्या वो वास्तविकता से पूरी तरह कटा हुआ नहीं है? देखिए, अगर हम इसे केवल तर्क की कसौटी पर परखेंगे ना, तो ये एक भ्रम या नादानी ही लगेगी। हाँ। लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में इसे संज्ञानात्मक ढाल या कॉग्निटिव शील्ड कहा जाता है। कॉग्निटिव शील्ड? अच्छा। हाँ। कहानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आशा विपत्ति का विध्वंस कर देती है। मतलब उम्मीद सब कुछ हरा सकती है। बिल्कुल। दरअसल एक 4 साल के बच्चे का दिमाग गरीबी, भुखमरी और अनाथ होने की उस भयानक यथार्थ को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। मतलब उसके लिए वो सच बहुत भारी है। हाँ, अगर वो वास्तविकता से सीधा टकराएगा तो उसका जो मनोवैज्ञानिक संतुलन है वो पूरी तरह चरमरा जाएगा। अरे बाप रे। इसलिए उसका दिमाग एक बहुत ही मजबूत शॉक एब्जॉर्बर तैयार करता है। शॉक एब्जॉर्बर, जैसे गाड़ियों में होता है झटके सहने के लिए। एकदम वही। ये अंधा विश्वास, ये आशा उसे उस भुखमरी के यथार्थ से सीधे टकराने से रोकती है। ये कोई नादानी नहीं है। तो ये क्या है? ये उसके दिमाग का खुद को बचाने का एक बेहद जटिल तरीका है। सच में ये नजरिया तो अमीना के आंसुओं को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। वो कैसे? क्योंकि अमीना के पास वो शॉक एब्जॉर्बर नहीं है ना। बिल्कुल सही पकड़े आप। जब वो रो रही है कि हामिद 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, तो वो केवल भोजन की कमी पर नहीं रो रही है। तो उसका डर क्या है? उसका डर एक अस्तित्वगत संकट का डर है। एक अभिभावक के तौर पर बिना किसी सुरक्षा कवच के नंगे पैर एक मासूम को दुनिया की उस क्रूर और लेन देन वाली भीड़ में अकेले छोड़ देने का डर। बहुत गहरी बात कही आपने।
अमीना बिना किसी ढाल के यथार्थ का सामना कर रही है। हाँ। और हामिद पूरी तरह से आशा की उस ढाल से ढका हुआ है। और इन्हीं दो अलग-अलग मानसिक स्थितियों के बीच से वो बच्चे गांव से शहर की ओर निकलते हैं। बिल्कुल मेले की तरफ। और यहाँ प्रेमचंद एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं। वो रास्ते वाला हिस्सा ना। हाँ, जब बच्चे शहर के रास्ते से गुजरते हैं तो उनका सामना वयस्कों की दुनिया से होता है। अदालतें, क्लब घर, बड़ी इमारतें। और बच्चे इन जगहों को जिस तरह डिकोड करते हैं वो वयस्कों के बनाए समाज पर एक बहुत गहरा व्यंग है। ये हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत झकझोरने वाला लगा। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा खटकी? रास्ते में चलते हुए मोहसिन बड़ी सहजता से बताता है कि उसके चाचा पुलिस में कांस्टेबल हैं। हाँ, वो कहता है कि चाचा 20 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन घर 50 रुपए भेजते हैं। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो बच्चा आगे कहता है कि पुलिस वाले खुद चोरी करवाते हैं। रात को एक मोहल्ले में चोरों से चोरी करने को कहते हैं और खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो चिल्लाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा तमाचा है व्यवस्था पर। वही तो मैं सोच रहा था, ये एक बच्चों की कहानी है। इसमें पुलिस के भ्रष्टाचार और व्यवस्था की इस सड़ांत को इतनी प्रमुखता से क्यों रखा गया है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब कोई बड़ा व्यक्ति या कोई नेता व्यवस्था के भ्रष्टाचार की बात करता है ना, तो वो एक राजनीतिक बयान लगता है। लोग उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं कि इसका कोई अपना स्वार्थ होगा। हाँ, ये तो है। लेकिन जब एक मासूम बच्चा इस सड़े हुए यथार्थ को एक सामान्य प्राकृतिक नियम की तरह बताता है, मतलब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए तो 20 रुपए कमाकर 50 रुपए भेजना दुनिया का दस्तूर है। और ये बात पाठक के सारे रक्षात्मक आवरण को चीर देती है। कमाल है। मतलब प्रेमचंद बच्चों की इस मासूमियत का उपयोग बड़ों के पाखंड को बेनकाब करने के लिए कर रहे हैं। एकदम सही। और आपको याद है मोहसिन का वो मानना कि हराम का माल घर में आग लगने से नष्ट हो गया? हाँ, वो कहता है कि ऊपर की कमाई आग में जल गई। ये दिखाता है कि बच्चों ने अपने लिए एक अलग ही नैतिक ब्रह्मांड बना लिया है। क्योंकि वयस्कों की दुनिया ने उन्हें पूरी तरह निराश किया है। बिल्कुल, उन्होंने देख लिया है कि बड़ों की दुनिया में कोई नैतिकता नहीं बची है। और वयस्कों की इसी विफलता का सबसे बड़ा विरोधाभास हमें तब देखने को मिलता है जब वे सभी ईदगाह पहुंचते हैं। नमाज का दृश्य। हाँ। वो दृश्य तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलें और बुझें। क्या कमाल की उपमा है। वहां कोई पद, कोई हैसियत, कोई बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता। सब बराबर हैं। गांव के इन फटेहाल लोगों ने भी वजू किया और बिना किसी हीन भावना के दूसरों के साथ खड़े हो गए। ये समानता का एक चरम आध्यात्मिक आदर्श है ना? लेकिन क्या? लेकिन जैसे ही नमाज खत्म होती है वो पूरी की पूरी समानता हवा में कहीं गायब हो जाती है। और ये संक्रमण जानबूझकर इतना तीखा रखा गया है। मतलब ये कॉन्ट्रास्ट जानबूझकर। बिल्कुल। नमाज का जो प्रांगण है वो एक वैचारिक यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब एक आदर्श दुनिया। हाँ, जहाँ हर इंसान बराबर है। लेकिन जैसे ही वे लोग उस प्रांगण से अपना कदम बाहर निकालते हैं और मेले में प्रवेश करते हैं, पूंजीवाद और भौतिकवाद तुरंत अपना कब्जा जमा लेते हैं। ओहो। मेला दरअसल समाज की उसी आर्थिक असमानता का एक सूक्ष्म रूप है। जो लोग कुछ मिनट पहले सजदे में भाई भाई थे, वे अब अपनी क्रय शक्ति यानी अपनी जेब के पैसों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बंट जाते हैं। जिसके पास पैसा वो बड़ा। बिल्कुल। और इसी बंटवारे का सबसे क्रूर शिकार कौन होता है? हामिद। मेले में आते ही वो क्रूर पदानुक्रम या जिसे हम हायरार्की कहते हैं वो साफ दिखने लगती है। हाँ, महमूद, मोहसिन, नूरे सब हिंडोले और चरखी का मजा लेते हैं। और हामिद दूर खड़ा है, बेचारा बच्चा। वो सोचता है कि अपने खजाने का 1/3 हिस्सा जरा से चक्कर के लिए कैसे दे दें। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। और इसके बाद बारी आती है खिलौनों की दुकानों की। सबसे बड़ा आकर्षण। कोई सिपाही लेता है, कोई भिश्ती, कोई वकील। और हामिद के पास पैसे नहीं है। तो वो क्या करता है? वो बौद्धिक रूप से उन खिलौनों को खारिज करना शुरू कर देता है। कैसे खारिज करता है? वो कहता है कि अरे ये मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, जरा सा पानी पड़ा तो रंग धुल जाएगा। अब मुझे इस बिंदु पर थोड़ी सी आपत्ति है। अच्छा, क्या आपत्ति है? क्या ये वही अंगूर खट्टे हैं वाली पुरानी कहानी नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ बहाने बना रहा है? हाँ, मतलब हामिद के पास पैसे नहीं है, वो भीतर से ईर्ष्या से जल रहा है, इसलिए वो महज अपने अहम को बचाने के लिए उन चीजों की बुराई कर रहा है। क्या ये कोई बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक चमत्कार है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तो इसका जवाब क्या है? मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है
जिसे संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसके अनुसार जब कोई इंसान अपनी मनचाही चीज हासिल नहीं कर पाता ना, तो वो अक्सर उस चीज का अवमूल्यन करने लगता है। बिल्कुल, ताकि उसकी आंतरिक पीड़ा कम हो सके। वो खुद को समझाता है कि मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं थी। तो हामिद भी तो यही कर रहा है। शुरुआत में हामिद की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही लगती है, लेकिन प्रेमचंद इस स्थिति को केवल एक रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म तक सीमित नहीं रखते। तो फिर आगे क्या होता है? हामिद के लिए ये अलगाव एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट बन जाता है। कैटलिस्ट? हाँ, किस चीज के लिए? जो उसे एक तीव्र संज्ञानात्मक परिपक्वता की ओर धकेलता है। अच्छा, मतलब वो दिमागी तौर पर बड़ा होने लगता है। बिल्कुल। आपको वो मिठाई वाला दृश्य याद है? हाँ, जब मोहसिन उसे रेवड़ी देने का लालच देता है। अरे हाँ, मोहसिन हामिद को ललचाता है और फिर खुद खा लेता है और बाकी बच्चे तालियां बजा के हंसते हैं। सोचे उस 4 साल के बच्चे पर क्या गुजरी होगी। बहुत क्रूरता है ये तो। लेकिन क्या वो क्रूरता हामिद को तोड़ती है? नहीं। तो वो क्रूरता उसके साथ क्या करती है? वो क्रूरता उसे बचपन की उन तमाम इच्छाओं से पूरी तरह अलग कर देती है। अगर वो उस क्षण रो देता तो वो सिर्फ एक बेबस बच्चा बनकर रह जाता। सही कहा। इसके बजाय हामिद एक नैतिक श्रेष्ठता या मॉरल सुपीरियॉरिटी का आवरण ओढ़ लेता है। वो कैसे? वो ये तर्क करता है कि मिठाई खाने से मुंह सड़ेगा, जुबान चटोरी हो जाएगी, फोड़े फुंसियां निकलेंगी। अच्छा, तो वो जानबूझकर उन बच्चों के खेल की दुनिया से खुद को बाहर कर लेता है। बिल्कुल, ये उसका महज बहाना नहीं है। ये वो पल है जहां वो मानसिक रूप से उन बच्चों की भीड़ से कई साल बड़ा हो जाता है। मतलब अब वो उनकी लीग में है ही नहीं। एकदम सही। और यही परिपक्वता उसे उस लोहे की दुकान तक ले जाती है। अरे हाँ, वो लोहे की दुकान और वो ऐतिहासिक चिमटा। पूरा मेला मिठाइयों, खिलौनों और चरखियों में डूबा है। लेकिन हामिद की नजर उन लोहे के चिमटों पर अटक जाती है। क्योंकि उसे याद आता है कि रोटियां सेकते वक्त उसकी दादी अमीना की उंगलियां तवे से जल जाती हैं। क्या बात है। वो सोचता है कि खिलौने तो टूट जाएंगे, लेकिन चिमटा एक उपयोगी वस्तु है जिससे दादी की उंगलियां सुरक्षित रहेंगी। तो हामिद अपने पूरे 3 पैसे में वो चिमटा खरीद लेता है। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और दार्शनिक हिस्सा है। वो बच्चों के बीच की बहस। बिल्कुल। हामिद चिमटे को कंधे पर बंदूक की तरह रखकर अपने दोस्तों के पास आता है और फिर उन बच्चों के बीच एक जबरदस्त तार्किक बहस शुरू होती है। और ये बहस महज बच्चों का झगड़ा नहीं है। तो क्या है? हामिद ने चिमटा खरीदकर जो उपयोगिता का चुनाव किया था ना, मतलब यूटिलिटी। हाँ, उसे अब समाज यानी उसके दोस्तों के सामने सही साबित करना है। क्योंकि समाज तो हमेशा दिखावे और सुंदरता को महत्व देता है। बिल्कुल। और हामिद बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर उसे इस समाज में टिकना है, जहां वो सबसे गरीब है, तो उसे अपने एकमात्र साधन को अजेय साबित करना होगा, सबसे ताकतवर। इसीलिए वो उस चिमटे को रुस्तमे हिंद यानी भारत का शेर घोषित कर देता है। एकदम सही। और हामिद के तर्क देखिए। उसके दोस्त जिन खिलौनों को लेकर इतरा रहे थे, सिपाही, वकील और भिश्ती, ये कोई आम खिलौने नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें तो ये औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था और सत्ता के प्रतीक हैं। कॉलोनियल पावर के सिंबल है। हाँ, सिपाही पुलिस प्रशासन है, वकील न्याय व्यवस्था है और बिश्ती सेवा वर्ग है। और जब महमूद कहता है कि उसका सिपाही चिमटे को पकड़ ले जाएगा, तो हामिद चुनौती देता है कि उसका लोहे का चिमटा सिपाही को जमीन पर पटक देगा। और सबसे खतरनाक तर्क तो तब आता है जब हामिद कहता है कि उसका चिमटा वकील साहब को जमीन पर पटककर उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बाप रे, ये ना, ये किसी 4 साल के बच्चे की भाषा नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। यहाँ आकर हामिद एक बच्चे के बजाय एक पूरे सर्वहारा वर्ग यानी वर्किंग क्लास की आवाज बन जाता है। मतलब प्रोलेटेरिएट की आवाज। हाँ, मिट्टी के वे खिलौने जो बाहर से बहुत सुंदर और अधिकार संपन्न दिखते हैं, दरअसल वो राज्यतंत्र या स्टेट अपैरेटस की खोखली और कमजोर संस्थाओं का प्रतीक हैं। और दूसरी ओर लोहे का वो चिमटा क्या है? वो मजदूर का औजार है। क्या बात है। वो पसीने, श्रम और ठोस यथार्थ का प्रतीक है। तो हामिद का ये कहना कि मजदूर का लोहे का औजार सत्ता के बनाए मिट्टी के कानूनों को फाड़ कर रख देगा, ये प्रेमचंद का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रखर राजनीतिक संदेश है। मतलब वे दिखा रहे हैं कि श्रम की उपयोगिता और मजबूती अंततः खोखली सत्ता पर भारी पड़ती है। बिल्कुल। ये नजरिया तो इस कहानी को एक बिल्कुल नए धरातल पर खड़ा कर देता है ना? ये सिर्फ एक दादी पोते की भावुक कहानी नहीं है, ये तो एक वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल का रूपक बन जाती है। और मजे की बात देखिए, हामिद ये लड़ाई जीत लेता है। हाँ,
अपने अछूत तर्कों से वो साबित कर देता है कि लोहा मिट्टी पर भारी है। जो लड़के कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे वे पूरी तरह पस्त हो जाते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो हामिद का चिमटा छूने के लिए अपने महंगे खिलौने उसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए सौंप देते हैं। जो बच्चा मेले में सबसे हाशिए पर था, मार्जिनलाइज्ड था, वो उस समूह का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। ये पूरी शक्ति की संरचना यानी पावर डायनेमिक्स का ही उलटफेर है। सच में? और शक्ति का ये उलटफेर सिर्फ मेले तक सीमित नहीं रहता। फिर क्या होता है? ये गांव पहुंचने पर और भी ज्यादा गहरा और प्रतीकात्मक हो जाता है। अच्छा, जब बच्चे गांव लौटते हैं? हाँ, उन सत्ता प्रतीक खिलौनों का जो हश्र होता है ना, वो देखने लायक है। अरे हाँ, खिलौनों का वो पतन बेहद नाटकीय है। मोहसिन का भिश्ती कैसे टूटता है? उसकी बहन भिश्ती को छीनती है और वो गिरकर चूर चूर हो जाता है। और नूरे के वकील साहब का तो और भी बुरा हाल होता है। उन्हें एक ऊंचे पटरे पर बैठाया जाता है और पंखे की हवा से वे औंधे मुंह गिरकर टूट जाते हैं। और महमूद का सिपाही? उसकी एक टांग टूट जाती है और फिर उसे आराम से बिठाने के लिए जानबूझकर उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। ये सारा घटनाक्रम चीख चीख कर कह रहा है कि भौतिकवादी सुख और दिखावे की संस्थाएं कितनी क्षणभंगुर होती हैं। मतलब बस पल भर की होती हैं। बिल्कुल। मिट्टी के वो खिलौने अंततः उसी मिट्टी में मिल गए जिससे वे बने थे। उनका अस्तित्व किसी भारी प्रहार से नहीं खत्म हुआ, बल्कि उनकी अपनी ही कमजोरी और दिखावे के कारण खत्म हो गया। सही कहा। लेकिन दूसरी ओर हामिद का वो चिमटा है जो ना पानी से गलेगा न गिरने से टूटेगा। वो स्थायी है, और यही स्थायित्व कहानी के सबसे भावुक चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स का आधार बनता है। वो क्लाइमैक्स जब हामिद घर लौटकर चिमटा अमीना के हाथों में देता है। शुरुआत में अमीना की प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक होती है। हाँ, वो छाती पीट लेती है और गुस्सा होती है कि दोपहर हो गई, मेले में अनगिनत खाने की चीजें थीं, खिलौने थे, और ये बेवकूफ बच्चा ये लोहे का चिमटा उठा लाया। लेकिन तब हामिद बहुत ही अपराधी भाव से लगभग सहमते हुए एक वाक्य कहता है। क्या कहता है? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। और अचानक जैसे पूरा समय चक्र ही रुक जाता है। सच में? वो एक वाक्य अमीना के सारे क्रोध को एक गहरे मूक स्नेह में बदल देता है। और ये कोई साधारण स्नेह नहीं था। इस दृश्य में जो मनोवैज्ञानिक भूमिकाओं की अदला बदली होती है ना, जिसे रोल रिवर्सल कहते हैं, हाँ, वो साहित्य में दुर्लभ है। प्रेमचंद लिखते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। ये बहुत ही मार्मिक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों एक वयस्क औरत अचानक बच्ची बन गई और 4 साल का बच्चा एक बूढ़ा इंसान बन गया? क्योंकि गरीबी ने एक बहुत बड़ी कीमत वसूल की थी। सहानुभूति और जिम्मेदारी के उस अर्थशास्त्र को समझिए। अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र कहाँ से आ गया? इकोनॉमिक्स ऑफ एम्पैथी। हामिद ने मेले से कोई लोहे का औजार नहीं खरीदा था। उसने अपनी दादी के लिए सम्मान, सुरक्षा और गरिमा खरीदी थी। लेकिन इस गरिमा को हासिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ा? क्या? उसे अपने भीतर के उस मासूम बच्चे की हत्या करनी पड़ी जो मेले में मिठाई खाना चाहता था, जो चरखी पर बैठना चाहता था। बाप रे! उसे अपनी इच्छाओं का गला घोंटना पड़ा। अमीना के आंसू सिर्फ इस बात के लिए नहीं गिर रहे थे कि उसे एक चिमटा मिल गया है। तो वो क्यों रो रही थी? वे आंसू उस बचपन के शोक में गिर रहे थे जो उसके पोते ने हमेशा के लिए खो दिया था। मतलब दुनिया ने उसे बच्चा रहने ही नहीं दिया। बिल्कुल। उसे समय से पहले एक रक्षक, एक अभिभावक बनना पड़ा। ये विचार सच में विचलित करने वाला है। हामिद ने जो कुर्बानी दी उसकी गहराई शायद वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि वो अभी भी बच्चा ही तो है। हाँ, वो सिर्फ अपनी दादी को दुआएं देते और फूट फूट कर रोते हुए देख रहा है। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी हमें हमारे आज के समाज पर विचार करने के लिए छोड़ देती है। ये कहानी लगभग 1 सदी पुरानी है, 100 साल होने वाले हैं इसे। लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही तीखी है। अगर हम आज के इस दौर की बात करें जहां हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत संतुष्टि के इर्द गिर्द घूमती है, सब कुछ अभी चाहिए, हमें तुरंत डिलीवरी चाहिए, तुरंत मनोरंजन चाहिए, तुरंत लाइक और शेयर चाहिए। बिल्कुल। ऐसे दौर में हामिद का वो धैर्य, उसकी वो दूरदर्शिता, जहां वो कुछ पलों के सुख को नकार कर एक ऐसा विकल्प चुनता है जिसका मूल्य स्थायी है, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज का समाज भी तो उसी मेले की तरह है ना। वो कैसे? हम सभी किसी न किसी रूप में उन आकर्षक लेकिन कमजोर मिट्टी के खिलौनों के पीछे भाग रहे हैं। अरे वाह! हम दिखावे पर, शो ऑफ पर अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन खर्च कर रहे हैं, जबकि उपयोगिता और जमीनी हकीकत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही।
तो चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा अंतिम विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा जो शायद इस कहानी को एक बिल्कुल नए सिरे से पढ़ने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? पूरी कहानी में हमने देखा कि मोहसिन, नूरे और महमूद के खिलौने सिपाही, वकील और भिश्ती उस सत्ता के प्रतीक थे जो हामिद जैसी गरीबी और असमानता को इस दुनिया में बनाए रखती है। हाँ, स्टेट अपैरेटस। और हामिद का वो चिमटा महज एक घरेलू उपकरण नहीं बल्कि मजदूर और सर्वहारा वर्ग का औजार था। जब एक छोटा सा बच्चा अपने चिमटे से उन सभी खिलौनों को चुनौती देता है और ये साबित करता है कि उसका श्रम उनका सर्वनाश कर सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मुंशी प्रेमचंद केवल एक बच्चे की कल्पना को कागज पर उतार रहे थे, विद्रोह, एक क्रांति का बीज बो रहे थे? जहां अंततः मजदूर का औजार उस खोखली सत्ता और बिकाऊ व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है? ये एक बेहद शक्तिशाली सवाल है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में असली ताकत उन चीजों में नहीं है जो बाहर से रंगीन और अधिकार संपन्न दिखती हैं। तो असली ताकत कहाँ है? असली ताकत उन चीजों में है जो आग और पानी की भट्ठी में तपकर मजबूत हुई हैं। क्या बात है। शायद गरीबी और बचपन की कोई साफ सुथरी तस्वीर कभी नहीं हो सकती, लेकिन हामिद का वो लोहे का चिमटा उन सभी धुंधली और मैली व्यवस्थाओं के बीच आज भी एक अजेय और चमकती हुई सच्चाई की तरह खड़ा है। हाँ। एक ऐसी सच्चाई जो बार बार हमें हमारे अपने खिलौनों की असलियत याद दिलाती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई गहराई, एक नई चर्चा के साथ।